बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 4। फिनिश हमने कर लिया था चैप्टर ये वाला, और अब हम डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चंस फ्रॉम द पास्ट पेपर्स। ठीक है, जो आप लोगों की वो जो टॉपिकल की बुक है पास्ट पेपर्स की, उसमें से हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने एमसीक्यूज़ कर लिए और रिमेनिंग एमसीक्यूज़ मैंने आपको एज अ होमवर्क दिए थे। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर्ड और ऐसे टाइप क्वेश्चंस। जी बेटा, देखें, पहला हमारा थ्योरी सेक्शन का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। ये एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है। अच्छा जी, फिगर 3.1 रिप्रेजेंट्स पार्ट ऑफ अ स्टार्च मॉलिक्यूल। ठीक है, ये देखें लॉन्ग चेन है स्टार्च की, और ये हमें इंडिकेट कर रही है द मॉलिक्यूल ऑफ अ स्टार्च। Now the question number A, first part, क्या name the enzyme in a human alimentary canal that digest this molecule? तो डेफिनेटली बेटा दिस इज एमाइलेज एंजाइम, जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। 2 है ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द रिजल्ट ऑफ दिस एंजाइम एक्शन ऑन द स्टार्च मॉलिक्यूल। तो आप ये देखो, ये उन्होंने पूरी एक इक्वेशन, ये स्टार्च, ये एंजाइम एक्ट करेगा और ये हमें माल्टोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हासिल हो जाएंगे। ठीक है, और ये हो गया स्टार्च की डाइजेशन का प्रोसेस। लिस्ट द रीजन इन द एलिमेंट्री कैनाल वेयर दिस एंजाइम इज मोस्ट एक्टिव। तो दिस एंजाइम इज मोस्ट एक्टिव इन द माउथ एंड डुओडेनम। ये देखें, यहाँ इन्होंने ये आंसर दिया हुआ है। अच्छा जी, बी है ओलेस्ट्रो इज अ सिंथेटिक एडिबल फैट। ओलेस्ट्रो एक फैट है जो कि सिंथेटिक है और हम इसको खा सकते हैं, दिस इज एडिबल। अच्छा जी, अब ये है द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ऑर्गन कैन नॉट प्रोड्यूस एन अप्रोप्रिएट एंजाइम टू एक्ट ऑन इट। अब ह्यूमन के एलिमेंट्री कैनाल में कोई ऐसा एंजाइम नहीं है जो कि इस फैट को डाइजेस्ट कर सके, यानी कि हम इस फैट को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। स्टेट ऑफ प्रोसेस दैट ऑल फैट्स इंक्लूडिंग ओलेस्ट्रा अंडरगो इन द एलिमेंट्री कैनाल। कोई एक ऐसा प्रोसेस बताएं जो कि ये ओलेस्ट्रा जो है, जब हम इसको अपनी बॉडी के अंदर इसका इनटेक कर लेते हैं तो ये भी उस प्रोसेस में से गुजरेगी और अदर फैट्स भी गुजरेंगी। तो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में जब हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन जो है इन मैन, तो उसमें हम देखें कि जब हम फैट का इंटेक करते हैं तो हमारे फैट में डिओडिनम के अंदर एक सिक्रीशन सिक्रीट होती है, दैट इज़ द बाइल दैट इज़ सिक्रीटेड फ्रॉम द लिवर। अब उस सिक्रीशन के अंदर बाइल सॉल्ट्स होते हैं, उनका काम क्या है कि वो इन फैट के मॉलिक्यूल्स को, जो कि हम अपनी फूड के ज़रिए जिसका हमने इंटेक किया है, उसको वो ब्रेक कर देते हैं इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स, ताकि एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो फैसिलिटेट हो जाए और एंजाइम इजीली इस फैट के ऊपर एक्ट कर सकें। उस प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। अब बेशक हम ओलेस्ट्रा को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन ओलेस्ट्रा जो है वो इमल्सिफिकेशन के प्रोसेस में से ज़रूर गुजरती है। ठीक है, सो जो फर्स्ट क्वेश्चन उसका आंसर हो गया इमल्सिफिकेशन। सेकंड है स्टेट 2 प्रोसेसेस दैट ऑल फैट्स अदर देन ओलेस्ट्रा अंडरगो इन द एलिमेंट्री कैनाल। अब कोई ऐसे 2 प्रोसेस बताएं जो कि बाकी फैट्स तो अंडरगो करेंगे लेकिन ओलेस्ट्रा नहीं करेगा। तो डेफिनेटली बेटा डाइजेशन बाय एंजाइम, क्योंकि हम इसको डाइजेस्ट तो कर नहीं सकते, और जब डाइजेशन नहीं हुई तो फिर एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगी। यानी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये 2 ऐसे प्रोसेस हैं जो कि ओलेस्ट्रा अंडरगो नहीं करता, लेकिन बाकी फैट्स जो हैं वो अंडरगो करती हैं व्हेन दे एंटर इनटू आवर बॉडी। सी है सजेस्ट 2 हेल्थ रिलेटेड एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ओलेस्ट्रा इन फूड प्रेपरेशंस। डेफिनेटली अगर हम ओलेस्ट्रा को कंज्यूम कर रहे हैं तो हमने फ्राई तो कर लिया, फूड पका भी ली, हमने उसका इनटेक भी कर लिया, लेकिन ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो एब्जॉर्ब नहीं होगा। और अगर हमें कोई हार्ट डिजीज़ हैं, कोई और ऐसी प्रॉब्लम है, ओबेसिटी है या हाई ब्लड प्रेशर है, तो वो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगला सवाल है उनका, सजेस्ट अ पॉसिबल डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग ओलेस्ट्रा, कि अगर हम इसका कॉन्टीन्यूस यूज़ करें ओलेस्ट्रा का ही सिर्फ, और हम अदर फैट्स जो हैं उनको कंज्यूम ना करें, तो इसका डिसएडवांटेज क्या है। तो बेटा फ़ैट जो है वो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड भी है। हमारे जो प्रोटोप्लाज्म है उसके बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में से फ़ैट भी कॉन्स्टिट्यूएंट है। अब अगर हम कॉन्टीन्यूसली ओलेस्ट्रा का इंटेक करें और बाकी जो अदर फैट्स हैं उनका इंटेक नहीं करेंगे, तो फिर हमारी बॉडी के अंदर फ़ैट की डेफिशिएंसी हो जाएगी। फिर हमारी स्किन के नीचे भी इसकी फ़ैट की इंसुलेटिंग लेयर होती है जो हमें सर्दी से बचाती है। ठीक है, इंसुलेटिंग लेयर होती है ना, वो हमारी बॉडी के हीट लॉस को प्रिवेंट करती है। अब अगर वो भी नहीं होगी तो फिर हम उस चीज़ को भी मेंटेन नहीं रख सकेंगे। सो डेफिशिएंसी हो जाएगी हमारे पास, जो हमारे लिए फ़ैट, हमारी जो रिक्वायर्ड फ़ैट है
जो हमारी फ्रेंडली फैट है उसकी, सो ये इसके डिसएडवांटेज आ जाते हैं। ठीक है जी। नाउ कम टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट द केमिकल एलिमेंट्स दैट मेक अप फैट एंड प्रोटीन। बेटा आपको पता है ये हमने पूरी थ्योरी को डिस्कस किया है इसमें। एंड एक्सप्लेन व्हाई ईच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ बैलेंस्ड डाइट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड वाटर। ये सारे बच्चों आपने ये आंसर यहाँ भी दिया हुआ है, लेकिन आपने अपने चैप्टर में से खोल के उसको ओपन करके और उसमें से इसको डिस्कस करना है। ठीक है जी। Now come towards question number 3. Skimming is a process by which the constituents that collect at the top of a fresh milk are removed. आपने नाम सुना होगा skimmed milk. skimmed milk में क्या होता है कि जो मिल्क को हम रखते हैं थोड़ा सा स्टैटिक पोजीशन में, कुछ मटेरियल जो है वो उसकी लेयर पर आ जाते हैं और हम लेयर से ऊपर जो सरफेस होती है वहाँ से हम उसको रिमूव कर देते हैं ऊपर से। ठीक है। अच्छा जी, अब स्किम्ड मिल्क के अंदर हमने जो उसकी टॉप लेयर बनी है जो भी मटेरियल्स के, हम उसको रिमूव कर देते हैं, हम कहते हैं दिस इज़ द स्किम्ड मिल्क। अब इन्होंने ये कंपैरिजन दिया हुआ है कि स्किम्ड मिल्क में एनर्जी 146 किलो जॉल और अनस्किम्ड मिल्क में 267, प्रोटीन 3.4 ग्राम, उधर भी प्रोटीन 3.4 ग्राम, यानी प्रोटीन रिमूव नहीं होती, स्किम्ड और स्किम्ड मिल्क में एक जैसी रहती है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो जो स्किम्ड है उसमें ज़रा थोड़े से ज़्यादा है, 5 ग्राम है, और अनस्किम्ड में 4.6 होते हैं। सैचुरेटेड फैट अगर हम देखें तो स्किम्ड में 0.04 है और अनस्किम्ड में 2.3 ग्राम है। अनसैचुरेटेड फैट देखें तो वो 0.06 और वहाँ 1.3, यानी कि फ़ैट के कंटेंट अनस्किम्ड मिल्क में ज़्यादा होते हैं और स्किम्ड मिल्क में कम होते हैं। सोडियम इक्वल है, कैल्शियम अगर हम देखें तो वो थोड़ी सी हमारे स्किम्ड मिल्क में ज़्यादा होती है। नेम 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ हेल्दी डाइट नॉट लिस्टेड अबव एंड स्टेट देयर इंपॉर्टेंस टू अ पर्सनस हेल्थ। अब देखें इसके अंदर एक तो बेटा रफेज फाइबर को डिस्कस नहीं किया, वो टेबल में नहीं मेंशन्ड है, और दूसरा अगर हम देखें तो आयरन। ठीक है, डिटेल इनकी ये दी हुई है यहाँ पर, आप देख सकते हो। रफेज और आयरन ये दो ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो कि डिस्कस नहीं किए हुए, इस टेबल में मेंशन्ड नहीं है, लेकिन ये हमारी बैलेंस्ड डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। बी है यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन टेबल सजेस्ट वाई स्किम्ड मिल्क इज कंसिडर्ड टू बी बेटर फॉर द सर्कुलेटरी सिस्टम देन अनस्किम्ड मिल्क। तो बेटा रीज़न यही है कि फ़ैट कंटेंट देखें स्किम्ड मिल्क में कम है और अनस्किम्ड मिल्क में ज़्यादा है। सो ये जो फ़ैट होती है स्पेशली जो सैचुरेटेड फ़ैट है, तो अगर हम स्किम्ड मिल्क कंज्यूम करेंगे तो फ़ैट के कंटेंट कम होंगे, हमारी ब्लड वेजल्स में फ़ैट कम डिपॉजिट होगी, तो एथरोस्क्लेरोसिस जो ब्लॉकेज हो जाती है ब्लड वेजल्स की उसके चांसेस कम होते हैं, और फिर हार्ट डिजीज़ और वैस्कुलर डिजीज़ के भी चांसेस कम हो जाते हैं। एक्सप्लेन वाई अ मदर्स मिल्क इज़ बेटर फॉर हर बेबी देन मिल्क फॉर अनदर स्पीशीज़ ऑफ मैमल। अब जो मदर का मिल्क होता है उसको क्यों प्रेफर किया जाता है कि वो उसको कंज्यूम हो, जो मदर है वो अपने बेबी को फीड कराए, रादर देन कि हम कोई और किसी और सोर्स से किसी और मैमल का जो है वो मिल्क जो है उसको बेबी को यूज़ करवाएं। तो इसमें देखें सबसे पहले ये है कि इसके अंदर अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन होती है कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, यानी जो बेबी के लिए रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक बैलेंस्ड अमाउंट में मदर के मिल्क के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसमें एंटीबॉडीज़ भी होती हैं इस मिल्क में जो कि बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती हैं। फिर नो एलर्जी, कोई उस बच्चे को अपनी मदर का फीड लेने से मिल्क लेने से कोई एलर्जी नहीं होगी उसको। रेडिली अवेलेबल है, चीपर भी है, आपको कहीं भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, आराम से अवेलेबल हो जाता है, और हाइजेनिक है और अनकंटामिनेटेड है। ठीक है, अगर हम ये कॉ का मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं, बफलो का कर रहे हैं, या हम कोई पैक्ड मिल्क ले रहे हैं, तो बेटा हमें क्या पता वो कैसे उसको किया उन्होंने कंज्यूम, कैसे उसको पैक किया या क्या है, तो उसमें अनहाइजेनिक होने के और कंटामिनेट होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर एक मदर अपने बेबी को फीड कराएगी तो उसमें वो हाइजेनिक होगा और अनकंटामिनेटेड होगा। ठीक है जी। चलें बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपने ये जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं इनमें जो एक ऐसे टाइप क्वेश्चन है उसको आपने याद करना है। ठीक है, और अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस को भी आपने अटेम्प्ट करना है और उनको याद करना है। अल्लाह हाफ़िज़।